हे एग्जाम्स नेट के चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको ये और भी इसके साथ मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनकी पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। ज्यादा अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 का हिंदी मीडियम का पेपर। 100 के क्वेश्चंस हैं इसमें, अबाउट 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें अलग अलग तरीके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जीके के रहेंगे। तो चलिए, वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है, एक पुरानी और ताजा बनी अचार की दो बोतलों में पुरानी बोतल को गंध और स्वाद से पहचाना जा सकता है, इसका क्या कारण होता है? अचार में तेल का ऑक्सीकरण होने के कारण अचार का खराब होना, सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणु की अधिक संख्या, अचार में तेल की मात्रा का कम हो जाना, या यीस्ट द्वारा किण्वन आना किण्वन आना। सही उत्तर है अचार में तेल का ऑक्सीकरण होने से अचार का खराब होना। विकृत गंधिता खाद्य पदार्थों में मौजूदा तेल और वसा जो वाष्पशील होते हैं के धीमे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। विकृत गंधिता बासीपन को रोकने के लिए कई विधियां हैं। आलू, पानी आदि खाद्य पदार्थों को वायु की जगह नाइट्रोजन गैस वाले पैकेट में पैक करना, पके हुए भोजन और खाद्य सामग्री को सीधी धूप में रखने से बचें। BHA यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT जैसे प्रतिऑक्सीकारक को मिलाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे प्रश्न नंबर 2, मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों को संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? श्रवण तंत्रिका, कर्णावृत यानी कि कॉक्लिया, एयरड्रम और यूस्टैकी नलिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्णावृत कॉक्लिया। कान का कर्णावृत वायु ध्वनि में दाब भिन्नता को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ये संकेत श्रवण तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक जाते हैं, जिनके कारण हम उन्हें सुन पाते हैं। कर्णावृत लैम्ब्रिथ का कुंडलित भाग है। कर्णावृत आंतरिक कान में उपस्थित मौजूद श्रवण अंग है। कर्णावृत में श्रवण ग्राही उपस्थित होते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2, मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों को संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों में वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? श्रवण तंत्रिका, कर्णावृत यानी कॉक्लिया, कर्ण पटह यानी एयरड्रम, यूस्टैकी नलिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉक्लिया, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए, ये आपका कॉक्लिया है, इधर ये वाला आपका कॉक्लिया होता है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मानव कान के उस हिस्से को जिसमें श्रव्य ध्वनि तरंगों के संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, वह कॉक्लिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ समझ गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जनता का डैश लाभ हर पार्टी उठाती है, रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द होगा? मुफ्त, अर्थव्यवस्था, राजनीतिकरण या राजनैतिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, राजनैतिक। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द यही है। राजनैतिक लाभ इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है, क्योंकि मुफ्त, अर्थव्यवस्था और राजनीतिकरण शब्द वाक्यानुरूप बिल्कुल नहीं है। तो जनता का राजनैतिक लाभ हर पार्टी उठाती है, इसमें यही सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B4, B3, B1 या विटामिन B2। प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन B3, ऑप्शन बी। विटामिन B3 जिसे नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, 8 बी विटामिनों में से एक है। यह शरीर के उचित कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न
चयापचय प्रक्रियाओं में शामिल होता है। विटामिन B3 के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को ऊर्जा में बदलने के लिए नियासिन आवश्यक है। स्रोत नियासिन पशु और पौधे दोनों स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। नियासिन दो रूपों में मौजूद है, निकोटिनिक एसिड और नियासिनिक एसिड। कमी नियासिन की गंभीर कमी से पेलाग्रा नामक स्थिति हो जाती है और नियासिन की अनुशंसित दैनिक सेवन उम्र, लिंग और जीवन स्तर के आधार पर भिन्न होती है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 5। भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? लक्षित वर्ष क्या है? वर्ष 2050, 60, 70 या 80? प्रश्न का सही उत्तर 2070 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO वैश्विक कार्यान्वयन सहायता संगोष्ठी 2023 में आयोजित एक उच्च स्तरीय गोलमेज चर्चा में भारत में नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने वर्ष 2070 में कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो बनने की देश की प्रतिबद्धता को घोषणा की। यह लक्ष्य हालांकि वर्ष 2050 के वैश्विक लक्ष्य से कम पड़ रहा था, लेकिन भारत द्वारा सामना की जा रही मौजूदा वास्तविकताओं और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को देखते हुए हम इसे यथार्थवादी माना जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे प्रश्न नंबर 6। एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन या डैश के रूप में जाना जाता है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, संश्लेषित ऊन या PVC? एक्रेलिक को संश्लेषित ऊन के नाम से जाना जा सकता है। एक्रेलिक रेशे को संदर्भित करता है जो पॉलीमर PAN और उसका फॉर्मूला होता है C3H3N से बने संश्लेषित रेशे हैं। इसे संश्लेषित ऊन भी कहा जाता है क्योंकि यह ऊन के रेशों जैसा दिखता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 7। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज। इसको क्या बोला जाता है? आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कॉन्यसियर, एम्बिडेक्स्ट्रस, फ्यूजिटिव और एसिस्टिक। इस प्रश्न का सही उत्तर देखने से पहले चलिए हम इनके मतलब देख लेते हैं। पहला शब्द आपका था कॉन्यसियर। इसका मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान वाला। किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान वाला। दूसरा है आपका शब्द एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो कोई व्यक्ति जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सकता है। व्यक्ति जो ज्यादातर हम दायां या बायां एक ही हाथ अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, पर जो व्यक्ति दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करता हो, ऐसे को एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। आगे है आपका वर्ड फ्यूजिटिव, जिसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो कैद से भाग गया हो, भगौड़ा, कैदी। और एस्टिक ऐसा व्यक्ति जो कठोर आत्म अनुशासन का पालन करता हो और सांसारिक सुखों का भोग करने से बचता हो। तो आपको वह वर्ड चूज करना है जो कि इस गिवन सेंटेंस में आएगा, वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ईज। इसको ऑब्वियसली ऑप्शन बी सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। कि प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विशाखायुक्त, अजाक, देवभूति, अजात शत्रु। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजात शत्रु। पाटलिपुत्र का प्राचीन शहर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि दक्षिण बिहार में है, के राजा अजात शत्रु द्वारा स्थापित किया गया था। उनके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। अजात शत्रु का पुत्र उदयन हरिणका वंश का एक शासक था, जिसने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। बाद में इसे मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। पहले ये राजगृह था।
उदयन हरियन का राज्य के अजात शत्रु का पुत्र था। वह 3वीं से 6वीं शताब्दी तक गुप्त वंश की राजधानी भी थी। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक पाल वंश और 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी का। ग्रीक भूगोलवेता स्ट्रेबो ने अपनी बुक जियोग्राफिका में शहर का उल्लेख किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। आगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन जगत कवक से संबंधित नहीं है? एस्परजिल्स, यूग्लिना, म्यूकर या राइजोप्स? सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन 2, ऑप्शन बी यूग्लिना। यूग्लिना प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। यूग्लिना एक एकल कोशिका वाला जीव है जिसमें एक सुपरिभाषित केंद्रक होता है। यह चलन के लिए फैला गेला का उपयोग करता है। ये सभी विशेषताएं प्रोटिस्टा जगत से संबंधित जीवों के समान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे प्रश्न नंबर 10, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or the phrase to have the heart of stone। देखने में पढ़ने में ही पता लगता है जिसका दिल पत्थर का हो। fearless हो सकता है ये आंसर हो। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। नॉट बीइंग एबल टू मेक अ डिसीजन, नहीं। टू फील नो पिटी, बिल्कुल जिसका दिल पत्थर का हो, जिसको किसी के भी इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, दया नहीं आनी किसी के ऊपर, किसी के भी ऊपर दया ममता ऐसे कुछ भी चीजें नहीं आनी, इमोशंस लेस होना, जिसका दिल पत्थर का होता है। टू फील नो पिटी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। फियरलेस मतलब जिसको डर नहीं होता। यहाँ पर पत्थर का दिल होना डर नहीं होने से ज्यादा जिसके दिल में दया या ममता नहीं होनी, वो करेक्ट है। टू हैव हिडन एजेंडा, ये भी गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 11, पिता की वर्तमान आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 7:2 है। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पिता की आयु जो है उसको F से डिनोट करते हैं और पुत्र की आयु को अगर मैं S से डिनोट करती हूँ तो पहले आपको दिया हुआ है कि F/S जो है वो 7:2 है। अब मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु 7x है और पुत्र की वर्तमान आयु 2x है। अब दिए गए प्रश्न के अनुसार 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। प्रश्न के अनुसार 7x जमा 10 बटा 2x जमा 10 बराबर होगा 9/4 के। तो चलिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 28x जमा 40, 18x जमा 90, ये हो जाएगा 10x। 28 माइनस 18 10x बराबर है 50 के, x बराबर है 5 के। तब हमने निकालना क्या है? पिता की वर्तमान आयु जो कि 7x थी, यानी कि 35 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? माफ कीजिए, एलिफेंटियासिस, डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस। प्रश्न का सही उत्तर जो मच्छर के काटने से नहीं होता वह होता है हेपेटाइटिस। यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है और इससे लीवर में सूजन और क्षति हो जाती है। हेपेटाइटिस वायरस विभिन्न प्रकार के होते हैं जो कि हेपेटाइटिस A, B, C, D और ई है और प्रत्येक अलग अलग तरीकों से फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई आमतौर पर दूषित भोजन या जल के माध्यम से प्रेषित होते हैं और वे दीर्घकाल तक यकृत रोग का कारण नहीं बनते हैं। हेपेटाइटिस बी, सी, डी संक्रमित रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से प्रेषित होते हैं और वे दीर्घकालिक यकृत रोग का कारण बन सकते हैं और यकृत के खराब होने या यकृत कैंसर का भी कारण बन सकते हैं। दूसरी ओर मच्छरों को मलेरिया, डेंगू बुखार, जिका वायरस, पीले बुखार जैसी विभिन्न बीमारियों को प्रसारित करने के लिए जाना जाता है, लेकिन वे हेपेटाइटिस वायरस को प्रसारित नहीं करते, जिसके कारण हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? अमेरिका, फ्रांस, रूस या कनाडा? सही उत्तर है कनाडा। राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है।
भारत का पहला प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र, जिसको 1969 में स्थापित किया गया था। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1240 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा न्यायालय किस अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला अदालत या अधीनस्थ अदालत? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह न्यायालय इसके पास किसी भी अदालत को माफ कीजिए, इस न्यायालय के पास किसी भी अदालत से किसी मामले को स्वयं स्थानांतरित करने का अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 ए के अनुसार एससी द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह तब किया जाता है जब संबंधित मामले में कानून का कोई ठोस प्रश्न शामिल हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यह अमल और यह उपयोग। ऑक्सिक अमल, यह किससे मिलता है? माफ कीजिए, ऑक्सिक अमल चमड़े का विरंजन, एसिटिक अमल खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण, साइट्रिक अमल धातु सफाई या बेंजोइक अमल संचय बैटरी। तो दिए गए प्रश्न में कौन सा सही है? केवल 1 और 3, 2 और 4, 2 और 3 या 1 2 3? देखिए इनको ध्यान से, तो पहला भी, दूसरा और तीसरा तीनों ही ठीक है, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही उत्तर। ऑक्सैलिक अमल, जिसे एथेनेडियोइक अमल भी कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अमल के परिवार से संबंधित रंगहीन क्रिस्टलीय विषाक्त कार्बोनिक यौगिक है। अगर मैं एसिटिक अमल की बात करती हूँ तो ये एसिटिक अमल, एथेनोइक अमल, एथिलिक अमल, सिरका अमल और मीथेन कार्बोक्सिलिक अमल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि है CH3COOH। और ऑक्सैलिक अमल ये दिया जाता है C2H2O4 या COOH2.2H2O। आगे है साइट्रिक अमल। इसको साइट्रिक अमल का नाम इसलिए मिला क्योंकि ये पहली बार नींबू, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में खोजा गया था। इस अमल को इन फलों में खट्टा स्वाद दिया के कारण होता है। ये खट्टा स्वाद इस साइट्रिक अमल के कारण होता है। आगे है बेंजोइक अमल। बेंजोइक अमल भोजन और पेय पदार्थों में, विशेष रूप से कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रोगाणुरोधी परीक्षक है, क्योंकि यह pH 2.42 और से 4.0 पर अपनी सबसे मजबूत जीवन अवरोधी गतिविधि प्रस्तुत करता है, इसलिए यह युग्म सम्मिलित नहीं है। बेंजोइक अमल का बैक्टीरिया और यूज के प्रसार पर निरोधात्मक प्रभाव पड़ता है, जो भोजन को खराब होने का एक प्रमुख कारण भी है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 16, बीजक किस संत की रचनाओं का संकलन है? सूर, जायसी, सूर, कबीर, जायसी या तुलसी? सही उत्तर इस प्रश्न का कबीर। बीजक के रचनाकार कबीरदास हैं, अतः उन विकल्पों में कबीरदास ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। कबीर की रचनाओं का संकलन करें तो उनके शिष्य धर्मदास ने किया है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 17, फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3250 या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट? सही उत्तर इस प्रश्न का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह शरीर की गर्माहट और तापमान, ठंडक की डिग्री का माप है, जिसको इसकी SI मात्रक केल्विन है। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न तापमान पैमाने डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रैंकिन है। इसमें जल के हिमांक और क्वथनांक के बीच 100 डिग्री होता है। यह 0 डिग्री हिमांक के निरूपित करता है और 0 डिग्री क्वथनांक को दर्शाता है। कई देशों में सेल्सियस का उपयोग दैनिक तापमान को बताने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का अगर हमें पूछा गया था फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक कितना होता है, वह होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। शुद्ध जल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है।
फ़ारेनहाइट पैमाने का प्रस्ताव भौतिक विज्ञानी डैनियल ट्रोबियल फ़ारेनहाइट ने 1724 में दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आगे है प्रश्न नंबर 18, डैश निम्न सूचीबद्ध अम्लों में दुर्बलतम है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को पानी में विलय करने पर यह अपने घटक आयनों में आंशिक रूप से अलग हो जाता है, इसलिए एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल, जिसे आमतौर पर इथेनॉलिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, एक तरल कार्बनिक रसायन है जो रंगहीन होता है। विलयन में आयनित किए गए मूल अम्ल की मात्रा को अम्ल आयनीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न नंबर 19, mRNA से संबंध राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसोम, बहुलक या एकलक। प्रश्न का सही उत्तर पॉलीसोम, ऑप्शन बी। पॉलीसोम बहुसूत्री को राइबोसोम के रूप में जानने वाले कोशिकीय अंग प्रोटीन जो कि आरएनए से बने होते हैं। एमआरएनए से बंधने से पहले वे कोशिकाएं द्रव्य में मुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। एकाधिक बहु राइबोसोम जो कि एमआरएनए से संबंध होते हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं विकसित होती हैं, उन्हें पॉलीसोम बहुसूत्री के रूप में जाना जाता है। एक पॉलीसोम कई राइबोसोम से बना होता है जो एक एकल एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में एक बार उत्परिवर्तित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न नंबर 20, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड प्रोसीड। प्रोसीड का उल्टा अर्थ वाला शब्द आपने ढूंढना है। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। एक्सीडेंटल, इस शब्द का मतलब है आकस्मिक। लोकल, स्थानीय। विथड्रॉ, वापस लेना। वाइड, चौड़ा। तो आपको प्रोसीड, आगे बढ़ना का ऑपोजिट पता लग ही गया होगा, जो कि है वापस लेना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे प्रश्न नंबर 21, भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, ए और बी दोनों। प्रश्न का सही उत्तर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के दो मुख्य संकेतक थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI हैं। कई विकासशील देश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में परिवर्तन को मुद्रास्फीति के अपने केंद्रीय उपाय के रूप में उपयोग करते हैं। भारत में CPI को मुद्रास्फीति अप्रैल 2014 को मापने के लिए एक नए मानक के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 22, हाल ही में मिष्टी पहले खबरों में रही या निम्नलिखित में किससे संबंधित है? कौशल विकास, ग्रामीण विकास, मैंग्रोव वृक्षारोपण, बुनियादी ढांचे का विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंग्रोव वृक्षारोपण। बजट 2023-24 वित्त मंत्री ने मिष्टी पहल की घोषणा की। मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम भारत द्वारा नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में 27वें सम्मेलन COP27 के दौरान शुरू किए गए मैंग्रोव लाइन्स फॉर क्लाइमेट में शामिल होने के बाद आया है। वनीकरण में भारत की सफलता के आधार पर वित्त मंत्री ने घोषणा की कि MGNREGS और कैंपा फंड अन्य स्रोतों के बीच अभिसरण के माध्यम से जहां भी संभव हो समुद्र तट के किनारे और नमक की भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। इसके कारण आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस तापमान प्लस प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रकाश प्लस नाइट्रोजन, जल प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्सीजन जल या नाइट्रोजन। विकल्प में बताए गए सभी कारक जैसे जल, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, प्रभावी प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन नाइट्रोजन ऐसा कारक नहीं है जो प्रकाश संश्लेषण में सीधे प्रभावित करता है। तो इसको देखते हुए आपके ये आखिरी 3 ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे शर्करा के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा बनाने के लिए स्वयं के लिए सूर्य के प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करके निम्नलिखित कारण है: कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और तापमान, जिसको देखते हुए ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प है। आगे प्रश्न नंबर 24, राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राज्यसभा एक स्थायी निकाय और विघटन के अधीन नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। 238 प्रतिनिधि राज्यों और केंद्र शासितों प्रदेशों के होने चाहिए। 12 प्रतिनिधियों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा मुक्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा के सदस्य के बनने के लिए योग्यता कि वह पहली बार भारतीय नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसे संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं का पालन करना चाहिए। उसे एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे है प्रश्न नंबर 25, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपने ये ज्ञात करना है कि कितने त्रिभुज दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज क्लियरली नजर आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9वां। ये 10वां, 11, 12, यह 13, यह 14, छठा हमने पहले ही यहाँ पर ले लिया था, यह 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इस पूरे त्रिभुज में 18, इस पूरे फिगर में 18 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 26, fill in the blank with a suitable preposition. We should abide dash the rules of the organization, by the rules of the organization, with the rules of the organization, in the rules of the organization, ये तो बिल्कुल ही गलत है, of the rules of the organization। देखिए यहाँ पर by एक बिल्कुल ही सही विकल्प है इस ऑप्शन में, इस ब्लैंक में फिल करने के लिए। We should abide by the rules of the organization। by कहाँ पर प्रयोग होता है? जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है किसी चीज को किस तरीके से किया जाना है, जैसे कि the snake was killed by a man, किसने क्या काम किया है। तो टिपिकली अबाइड जो है यहाँ पर वो बाय, इट शुड बी फॉलोड बाय, उसके बाद बाय आना चाहिए। आई डोंट वांट टू अबाइड बाय दीज रिडिकुलस रूल्स, फॉर एग्जांपल आप इसे कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाय। आगे प्रश्न नंबर 27, एक समांतर श्रेणी में पद और अंतिम पद का योग 51 है, अंत में दूसरा पद 42 है, दूसरे पद का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है। पहले पद और अंतिम पद का यहाँ पे श्रेणी आएगा। श्रेणी पहले और अंतिम पद का योग जो है वह 51 है। तो यहाँ पर कुछ आपको संख्याएं दी गई हैं। पहले और अंतिम पद का योग जो है वह 51 है और अंत में दूसरा पद जो है वह 42 है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में पहले पद दिया हुआ है, यानी कि एक एपी सीरीज बना रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज बना रही है। तो यहाँ पर इस सीरीज में जो आपकी nth टर्म होती है वह दी जाती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू द जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि सार अंतर। डी जो है वह है सार अंतर, ये पहला पद। एन जो है वह कुल पदों की संख्या और ये है आपका nth टर्म। तो चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है पहले और अंतिम पद का। यहाँ पर अगर मैं पहला पद देखूं तो ए रहेगा, दूसरा होगा ए प्लस टी,
तीसरा होगा a प्लस 2d, ऐसे करते करते जो आखिरी होगा वो होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब दिया गया है पहले और अंतिम पद का योग 51 है, तब प्रश्न के अनुसार पहला और अंतिम पद का योग जो है वो 51 है, यानी कि 2a प्लस n-1 इंटू डी जो है वह 51 है। अब अंत से दूसरा पद जो आपको है वह दिया हुआ है कि 42 है। अंत से दूसरा पद यानी कि यहाँ पर ये जो अंत से दूसरा पद होगा वह होगा a प्लस n-2 इंटू डी। अब प्रश्न के अनुसार ये एक ले लेते हैं। प्रश्न के अनुसार a प्लस n-2 इंटू डी जो है वह 42 है। अब ऐसा करते हैं, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस a माइनस n-2 इंटू डी बराबर होगा 51 माइनस 42 के, यानी कि a प्लस n-1 माइनस n प्लस 2 इंटू डी बराबर होगा 9 के। a यहाँ पर n और n कट जाएंगे, -3 इंटू डी बराबर है 9 के। क्योंकि यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2 है तो ये आपका 1 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि a प्लस डी जो है वह 9 है। अब चलिए हम देखते हैं, प्रश्न में हमने निकालना क्या था, हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या था आपका, a प्लस डी, वो हमारा निकल चुका है। दूसरा पद a जमा डी वो 9 के बराबर आया है, तो 9 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। आगे प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा देश मकर रेखा से गुजरता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली या ऊपर से सभी। इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त से सभी। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक of Capricorn 23 डिग्री 26.612.6 पर स्थित है, स्थित दक्षिणी अक्षांश है। यह दक्षिणी गोलार्ध के कर्क रेखा के समतुल्य है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑस्ट्रेलिया, चिली, दक्षिण ब्राजील और उत्तर दक्षिणी अफ्रीका से, उत्तर दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरती है। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जो मकर रेखा के भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक दोनों से होकर गुजरता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और चिली, ये तीनों के बीच में से आपका मकर, ये तीनों ही देश मकर रेखा के बीच में से गुजरते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 29, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड आई एम सीरियस। सीरियस का एप्रोप्रिएट सिनोनिम यानी कि मिलता जुलता सेम शब्द आपने निकालना है। सीरियस का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, सीरियस का मतलब होता है गंभीरता, गंभीर, कोई भी चीज जो गंभीरता से लेने योग्य हो। उसके पहली ऑप्शन है सेफ, सुरक्षित। सिवियर, ये भी गंभीर ही होता है जब कुछ संजीदा होता है। कॉमिकल, हास्यकर। लाइट, प्रकाश, रोशनी। तो आई एम सीरियस यानी कि गंभीरता से लेने योग्य, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 30, एक व्यक्ति ए किसी बिंदु से चलना आरंभ करता है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और पुनः दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है। तब देखिए, अब मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है उसने यहाँ से शुरू किया है,
पहला उसने 2 किलोमीटर, आपको दिशाएं मालूम होगी, यहाँ पर होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिण, यहाँ पे ईस्ट यानी कि पूर्व, और यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब वह यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से अगर वह दाएं मुड़ेगा तो इधर की तरफ मुड़ा और फिर वह 2 किलोमीटर चला है। उसके बाद पुनः वह दाएं मुड़ता है यानी कि इस तरफ मुड़ता है और चलता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया कि कितना चल रहा है, बस इतना बताया कि इस दिशा में चल रहा है। ये दिशा थी, देखिए आपकी, अगर मैं इधर जा रहा है तो वो नॉर्थ की तरफ गया, अब वो ईस्ट की तरफ गया और इधर की तरफ वो साउथ की तरफ गया, यानी कि अब वो जा रहा है साउथ की तरफ। साउथ है आपकी दक्षिण दिशा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा अंग केवल पादप में उपस्थित होता है? लाइसोसोम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या रक्तिकाएं? प्रश्न का सही उत्तर लवक, ऑप्शन बी। लवक सभी पादप की कोशिकाओं में पाए जाने वाले आणविक अंग हैं। वे कुछ विशेष रंजकों से गुजरते हैं जो पौधों के विशेष रंगों की आपूर्ति करते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, गुणसूत्र और ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे प्रश्न नंबर 32, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका या एशिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन लंबे समय तक इसकी खोज नहीं की जा सकी थी। अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल उच्च पठारी क्षेत्र शामिल है। यहाँ बहुत अधिक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है तथा जलवायु उष्ण और आर्द्र है, जैसे जिसने विदेशियों को महाद्वीप में प्रवेश करने और पता लगाने में असमर्थ बना दिया। यूरोपवासी इस महाद्वीप के अंतरिक्ष क्षेत्र का पता लगाने में सक्षम नहीं थे और इसकी रहस्य प्रकृति के कारण उन्होंने इसे अंध महाद्वीप का नाम किया। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 33, in the following question out of the given four alternatives you have to select the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrase fit as a fiddle. In a very good physical condition, to be in love, to drink alcohol regularly or to be firm. इस प्रश्न का सही उत्तर to be in a very fit as a fiddle, इसका मतलब कि फिजिकली बहुत ही अच्छी कंडीशन में होना। द idiom fit as a fiddle best expresses the meaning of the given like in a very good physical condition। जैसे कि हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कोई भी चीज शारीरिक स्थिति में होती है तो वो बिल्कुल ही फिट है। टू बी इन लव, प्यार में होना, ये टू बी इन फिडल को सही नहीं ठहराता। टू ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली, नियमित रूप से शराब पीना, ये भी गलत है। टू बी फर्म, दृढ़ होना, नहीं। फिट यह हमारी सेहत से रिलेटेड है और ऑप्शन से ए हमारा सही उत्तर। 34th क्वेश्चन, अगला कौन सा राज्य में चिखल कालो उत्सव मनाया जाता है? गोवा, सिक्किम, लद्दाख या मणिपुर? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा का गांव चिखल कालो उत्सव के लिए पर्यटकों को लुभाता है। उत्तरी गोवा के छोटे से गांव मार्सेल ने भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक मिट्टी त्योहार चिखल कालो के लिए सैकड़ों आगंतुकों को आकर्षित किया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए सैकड़ों स्थानीय लोग और पर्यटक गांव में एकत्र हुए, जिसे राज्य पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता दी गई और प्रचारित भी किया गया। यह उत्सव मार्सेल की देवकी कृष्ण मंदिर में शुरू होता है और इसमें युवा और बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों की नकल करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे 35 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जंतु कूट गुहिक यानी कि सूडो कोइलोमेट नहीं होते हैं? एंकीलोस्टोमा, एस्केरिस, वुशेरेरिया या बिच्छू? सही उत्तर है इस प्रश्न का बिच्छू। प्रगुआ प्रगुआ दे
भीति और आंत्र भीति के बीच द्रव से भरी हुई एक गुहा होती है। प्रगुहा मध्य जनस्तर यानी कि मेसोडर्म द्वारा आस्तरित होती है। प्रगुहा अंतर जंतु की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। प्रगुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जीवों के 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रगुहीय, कूटकुहिक, या अगुहीय। कूटगुहिकों में देह भीति मध्य जनस्तर द्वारा आस्तरित नहीं होती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न नंबर 36। कोशिका निम्नलिखित भागों में कौन से आवरण से बंधा हुआ नहीं है? केंद्रक, राइबोसोम, रिक्तिका या लयकाइका? सही उत्तर है राइबोसोम। राइबोसोम सोमल आरएनए और प्रथिनी के परस्पर हैं। राइबोसोम प्रथिनी संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम को अंगक नहीं माना जाता क्योंकि इनके आवरण नहीं होते हैं। केंद्रक एक केंद्रक आवरक से घिरा होता है और वह दोहरी और यह एक दोहरी आवरण है। रिक्तिका बड़े पीठिका होती है जो गालगी तंत्र और अंतर्द्रव्य जालिका से प्राप्त होती है। लयकाइका हाइड्रो हाइड्रोलाइटिक प्रकीर्णनों का एक आवरण थैली है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे है 37 क्वेश्चन। मैराथन दौड़ की दूरी क्या है? इनमें से 4 ऑप्शंस में से 12 दशमलव माफ कीजिए 21.2, 25.3, 26.2 या 29.2। प्रश्न का सही उत्तर 26.2 ऑप्शन सी। एक मैराथन की लंबाई 26.2 मील यानी कि 42.195 किलोमीटर होती है। इस घटना की शुरुआत यूनानी सैनिक फेदी के युद्ध में भाग लेने के लिए की गई थी, जिसे मैराथन की लड़ाई में एथेंस तक एक दूत को जीत की सूचना दी थी। मैराथन दौड़ने या रन वॉक रन नीति के साथ पूरा किया जाता है। 38 क्वेश्चन अगला। यदि एक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का भार कितना होगा? देखिए, पृथ्वी द्वारा आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर किसी वस्तु द्वारा प्राप्त त्वरण को पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक ग्रह में अलग अलग द्रव्यमान और त्रिज्या होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग होता है। अब किसी वस्तु का वजन, जिसको मैं W मान लेती हूँ, वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल है और इसे गुरुत्वाकर्षण के त्वरण G और द्रव्यमान M के गुणन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे F जो कि भार है वह बराबर होता है M इंटू G के। भार एक बल है, इसका SI यूनिट न्यूटन है। न्यूटन। द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और गुरुत्वाकर्षण का त्वरण यानी कि G और ये आपका M था, ये बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो भार है वह बराबर है M इंटू G के, यानी कि 40 इंटू 9.8 के, यानी कि 392 न्यूटन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। निम्नलिखित में कौन सा अल्वार महिला संत है? आंडाल, अक्कामाशी, सहोजोबाई या मीराबाई? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंडाल। दक्षिण भारत के 12 आलवार संतों में आंडाल एकमात्र महिला अल्वार है। तमिल कृतियां जैसे कि थिरुप्पावाई वई और नाचियार तिरुमोझी में उनकी महान रचनाएं हैं। वह भगवान विष्णु के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 40। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? नागरिक अधिकार, स्वीकृति अधिकार, मौलिक अधिकार या बाल अधिकार?
इस प्रश्न का सही उत्तर है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र है। एक उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन संबंधी निर्देश, आदेश या याचिका जारी करने का अधिकार है और किसी भी अन्य उद्देश्य हेतु इसमें शामिल हैं बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, लेख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी। 41 क्वेश्चन अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। यह अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे प्रश्न नंबर 42, ये मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है डैश है। यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आपको जो दिया गया है वह है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, कोण यहाँ पर आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह होता है एंगल अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है वह आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन है, हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिज्यखंड का। कोण आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है, 60/360 गुना 3.15 गुना आर की वैल्यू 10 थी, 10 × 10। तो ये कटा यहाँ पर 6 पे और आगे इसकी पूरी कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास आएगा 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। आगे है प्रश्न नंबर 43, बेकारी की समस्या 1 बढ़ती जा रही है, 2 शिक्षित वर्ग की, 3 दिन प्रतिदिन, 4 पूर्ण विराम। ऊपर दिए गए वाक्य को क्रमानुसार लगाएं। देखिए दिए गए वाक्य में जो क्रम विकल्प अगर मैं देखूं तो 4 सही बैठ रहा है। देखिए दिन प्रतिदिन, बढ़ती जा रही, बेकारी की समस्या 1, बढ़ती जा रही 2, शिक्षित वर्ग की 3, दिन प्रतिदिन 4। ऊपर दिए गए वाक्य को क्रमानुसार लगाएं। तो अगर मैं इसको क्रमानुसार लगाती हूं तो मेरे हिसाब से जो बनना चाहिए वह है शिक्षित वर्ग की बेकारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो यह था आपका 3, 1, 4 और ये 2, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे है प्रश्न नंबर 44। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश या विधि मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, यदि उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या उपलब्ध हो। उच्चतम न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के उद्देश्य से निर्धारित कोरम से कम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है। तदर्थ न्यायाधीश के पास सर्वोच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के समान शक्तियां और विशेष अधिकार होंगे। भारत के राष्ट्रपति को एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देनी होती है, लेकिन वह भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को वीटो नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे प्रश्न नंबर 45। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? समबाहु मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब एक फॉर्मूला देखते हैं। समबाहु का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको भुजा दी हुई है 4, यानी कि साइड आपको 4 दी हुई है, तो √3/4 इंटू 4 यह हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको देखते हुए ऑप्शन सी आपका सही विकल्प है। आगे है प्रश्न नंबर 46। फीफा विश्व कप 2022 जीतने के लिए अर्जेंटीना ने किस देश को हराया था? फ्रांस, क्रोएशिया, पुर्तगाल या मोरक्को? अर्जेंटीना ने 18 दिसंबर 2022 को 36 साल के बाद अपना तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया था। गोल्डन बॉल का पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 2014 में मिला था। 8 गोल के साथ किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। एंजो फर्नांडिस को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। आगे है प्रश्न नंबर 47। हमने बोमेन संपुट कहाँ मिल सकता है? मांस पादप के शीर्ष पर, बीजाणु का जनन जीवाणु में, न्यूरॉन के स्नैप्सिस के पास या नेफ्रॉन के अंत में? इस प्रश्न का सही उत्तर है नेफ्रॉन के अंत में, ऑप्शन डी। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त जल त्यागने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन के अंगों में त्वचा, यकृत, बड़ी आंत, फेफड़े और वृक्क शामिल हैं। ये अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अगर मैं वृक्क की बात करूं तो वृक्क माफ कीजिए, युग्मित वृक्क को अक्सर उत्सर्जन का मुख्य अंग माना जाता है। वृक्क का प्राथमिक कार्य मूत्र के रूप में तरल अपशिष्ट के उत्पादन द्वारा रक्त प्रवाह से अतिरिक्त जल और अपशिष्ट को खत्म करना है। नेफ्रॉन की संरचना, यह संबंधित रक्त वाहिकाओं की श्रृंखला वाली एक लंबी नालिका है। नालिका का ऊपरी हिस्सा एक वर्धित कप के आकार की संरचना है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट के नीचे नलिका काइल समी पथ नलिका बनी है और फिर एक हेयरपिन टर्न का अनुसरण करती है, जिसे हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप के बाद नलिका द्वारा देखिए, इस एक डायग्राम से इसको समझने की चेष्टा करते हैं। आप नलिका एक बार फिर दूरस्थ नलिका के रूप में कुंडलित होती है। फिर एक संग्रह नलिका में प्रवेश करती है, जो अन्य दूरस्थ नलिकाओं में भी मूत्र प्राप्त करती है। बोमेन संपुट में कोशिकाओं की एक कुंडलित गेंद होती है, जिसे केशिका गुच्छ के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बोमेन संपुट नेफ्रॉन के अंत में पाया जाता है और ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे है प्रश्न नंबर 48। भुगतान शेष के चालू खाते में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? सेवाओं में व्यापार, अंतरण भुगतान,
निवेश या माल में व्यापार? इस प्रश्न का सही उत्तर निवेश, ऑप्शन सी। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निवेश शामिल नहीं है। भुगतान शेष का चालू खाता व्यापार संतुलन, शुद्ध कारक आय और शुद्ध स्थानांतरण भुगतान का योग है। बीओपी का चालू खाता या तो सकारात्मक अर्थ अधिवेश या नकारात्मक अर्थ अभाव है। चालू खाते के 4 घटक व्यापार, शुद्ध आय, प्रत्यक्ष हस्तांतरण, संपत्ति आय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 49। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में नागपुर, सूरत, दिल्ली, कानपुर में आयोजित किया गया था। इनमें से कौन सा आपका सही विकल्प है? यह नागपुर में आयोजित किया गया था, ऑप्शन ए। नागपुर में दलित वर्ग कांग्रेस में डॉक्टर अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण भाषण की अध्यक्षता की और एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने डोमिनियन स्थिति का समर्थन किया। गांधी में के नमक मार्च और अविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुचित बताया, लेकिन अकाल और गरीबी के साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक कुशासन की भी आलोचना की। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने 1930 में दलितों को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया, दलित समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल के इनके प्रस्ताव पर महात्मा गांधी के साथ संघर्ष किया। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का उत्तर। 58 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यदि x स्क्वायर माइनस 7x, इसको लिख लेते हैं, प्लस 12 शून्य के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करना है। स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। काफी आसान क्वेश्चन है। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम जो है वह -7 हो और प्रोडक्ट जो है वह 12 हो। तो ऐसे दो नंबर्स हैं, -4x -3x। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x-4, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, x-4। हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x-3 इंटू x-4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x-3 0 हो सकता है या x-4 0 हो सकता है। जिसको देखते हुए x या तो 3 है या x 4 है, तो x की वैल्यू 3 या 4 में से कोई एक होगी। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 51। आर्य समाज के संस्थापक कौन है थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राधाकांत देव। स्वामी दयानंद सरस्वती इस प्रश्न का सही उत्तर। आर्य समाज भारत के एक वैश्वरावादी हिंदू सुधार आंदोलन है जो वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर सिद्धांतों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज इस मान्यता का पालन करता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उसकी मूर्ति पूजा उचित नहीं है। आर्य समाज अभियोजन को बढ़ावा देने वाला पहला हिंदू संगठन था। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या सोडियम। देखिए, बेकिंग सोडा NaHCO3 ये होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, सोडियम भी मौजूद है, केवल यहाँ पर कैल्शियम यानी कि Ca ये मौजूद नहीं है। तो इसको देखते हुए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। 53rd क्वेश्चन। अनुच्छेद 300A के तहत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर। आर्टिकल 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद अस्वीकार किया गया था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति लेने से पहले राज्य को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 के तहत व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है। जीवन का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सहित कोई भी आपके जीवन को समाप्त करने की कोशिश नहीं कर सकता। यह अनुच्छेद 21 में आता है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य है। यह अनुच्छेद 21A के तहत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। 54th क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार खेल और खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। यह डैश में स्थापित किया गया था। 1969, 1961, 1956, 1947। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है 1961। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार पहली बार 1961 में 6 लोगों को प्रदान किया गया था। मीना शाह बैडमिंटन 1962 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। यह पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कृष्णदास थे, जिन्होंने 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 में अरविंदर सिंह, सरनजीत कौर, शिखर धवन, भवानी देव चडवालदा, आनंद सुंदर रमन, मोनिका, वंदना कटारिया, संदीप नरवाल आदि बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं। तो ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। 55 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? लिनन, कपास, रेयॉन या जूट? प्रश्न का सही उत्तर है रेयॉन। प्राकृतिक तंतु पौधों, कीड़ों, कृमियों से प्राप्त होते हैं। कपास, लिनन और जूट और ऊन, ये सब तंतुओं, रेशम इत्यादि सब प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण हैं। रेयॉन प्राकृतिक तंतु नहीं है। सभी तंतुओं को खींचकर लंबा किया जाता है और काता जाता है, जिसमें लंबे धागे बनते हैं और उन्हें सूत कहा जाता है। इसे कताई कहा जाता है। तो ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। 56 क्वेश्चन अगला, बौद्ध धर्म में रत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध धर्म, संघ, सत्य अहिंसा करुणा, शील समाधि या संघ? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्ध धर्म मीन्स उनकी शिक्षा, और संघ सभी समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं वह उन्हें संघ कहा जाता है। बुद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के महान सत्य, संसार दुख से भरा हुआ है, लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित होते हैं, यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाती है तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए 8 पथ का पालन किया जाता है, जो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवा, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि है। बुद्ध धर्म के कुछ उपदेश। बुद्ध एक व्यावहारिक सुधारक थे और आत्मा या ईश्वर या आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास नहीं करते थे और खुद को दुनिया की समस्याओं से संबंधित उपाय के उपदेश देते थे। वर्णावस्था का विद्रोह करते हुए उन्होंने सामाजिक समानता के सिद्धांत को रखा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। 57 क्वेश्चन अगला, विद्युत धारा में प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए, प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम में प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है, यह बिल्कुल सही है। प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से वोल्टता समान होती है। प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से शक्ति समान होती है। प्रत्येक ऊर्जा की खपत समान होती है। देखिए, जब एक ही समय में प्रत्येक प्रतिरोधक से समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब ये कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ा गया है। ऐसे परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टेज भिन्न है। यदि किसी श्रेणी में कोई प्रतिरोधक कनेक्शन टूट जाता है या कोई समस्या होती है, तब परिपथ पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यानी कि टोटल प्रतिरोध जो है वह बराबर होगा इन सबके। किसी व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग निकाय के समग्र प्रतिरोध को
बनाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे 58 क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उनसे विषम ज्ञात कीजिए। तो पहला है टोगा। अम, टोगा को गोट के रूप में लिखा जा सकता है। आगे है GEPONI, ये पिजन है। ये देखने में काफी जाना माना हमारा पैरट और ईगल। अभी आपने इसमें से विषम को यानी कि ऑड वन आउट को निकालना है। देखिए, गोट को छोड़कर बाकी सभी के सभी पक्षी हैं। यह एक जानवर है और ये तीनों पक्षी हैं, जिसको देखते हुए ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे 59 क्वेश्चन, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर, स्विच, संधारित्र, प्रतिरोधक। सही उत्तर स्विच। स्विच एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग या तो विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। प्रतिरोधक एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो विद्युत धारा के प्रवाह को प्रतिरोध करता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है जो प्रवर्धक और स्विच दोनों के रूप में कार्य करता है। फ्यूज एक सुरक्षा विद्युत उपकरण है जो कि विद्युत धारा के बहुत अधिक होने पर इसे परिपथ से हटा देता है। तो स्विच ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर। ट्रांजिस्टर की बात करें तो यह एक अर्धचालक उपकरण है जो आमतौर पर प्रवर्धक या विद्युत नियंत्रित स्विच के रूप में उपयोग होता है। संधारित्र संधारित्र एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है। यह दो टर्मिनलों वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है। प्रतिरोधक यह एक निष्क्रिय तत्व होता है जिसे आर से लिखा जाता है और इसके ऐसे यूनिट ओम होते हैं, पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है स्विच। 60th क्वेश्चन आगे, फैरेड किसकी इकाई है? प्रतिरोध, चालकत्व, धारिता या प्रेरकत्व। नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर है धारिता। फैरेड किसकी इकाई है? धारिता की। धारिता विद्युत चालक का एक गुण है जिसे अलग अलग विद्युत आवेश की मात्रा से मापा जाता है, जिसे विद्युत विभव में प्रति यूनिट परिवर्तन पर संग्रहित किया जा सकता है। संधारित्र में आवेश की मात्रा Q इज इक्वल टू CV, यानी कि यहाँ पर C जो है वह धारिता और V जो है वह विद्युत विभव है। एक विद्युत परिपथ में एक धारिता को संधारित्र नामक उपकरण द्वारा पुनः स्थापित किया जाता है। धारिता की SI इकाई फैरेड है जिसे F के रूप में भी लिखा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 61, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई भी नहीं। बैक्टीरिया की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। यह उन्होंने 1683 में मानव के मुंह में बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की और 1882 में अपनी जांच को प्रकाशित किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसको देखते हुए ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है? 1, 2, 3, 4, कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के क्षेत्र में राज्य के प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत किए गए सभी कोई भी प्रदेश शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 63, द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड काइंड इज। काइंड का मतलब क्या होता है और इन सभी वर्ड्स के क्या मतलब होते हैं, फिर ये देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसका ऑपोजिट मीनिंग कौन सा वर्ड है। काइंड का मतलब होता है दयालु, दयालु, ऑनेस्ट ईमानदार,
फेमस, मशहूर, मिलता जुलता, सिमिलर, क्रूअल, पीड़ा पहुंचाने वाला, जालिम। अब आपने निकालना था ऑपोजिट टू द मीनिंग टू द वर्ड दयालु, दयालु का ऑपोजिट तो जालिम ही होगा। तो ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे 64 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंद सागर के सबसे गहराई वाले स्थान का नाम क्या है? मारियाना गर्त, सुंदा गर्त, पोर्तो रिको ट्रेंच, दक्षिण सैंडविच गर्त। सुंदा गर्त इस प्रश्न का सही उत्तर। हिंद महासागर की सबसे गहराई वाले स्थान का नाम सुंदा गर्त है, जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंद सागर में जावा के पास स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 7,290 मीटर और चौड़ाई 3200 किलोमीटर है। मारियाना ग्रत पृथ्वी पर सबसे गहरी समुद्री खाई है। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु पोर्तो रिको ग्रत की गहराई 8,376 मीटर है। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा बिंदु ये वाला है। प्रियोटो रिको गर्त के बाद अटलांटिक महासागर का दूसरा सबसे गहरा बिंदु दक्षिण सैंडविच गर्त है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर। 65 क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए। शारीरिक, आदि, दैहिक, मानसिक। आदि इस प्रश्न का सही उत्तर। आदि शब्द बेमेल असंगत शब्द है। अन्य विकल्पों में शारीरिक हो गया, दैहिक और मानसिक में से एक का प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इन तीनों में। पर आदि में ऐसा नहीं किया गया, तो आदि जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न नंबर 66। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के शिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया गया है तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? आधा, 2 गुना, 4 गुना या 1/4? यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के शिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा? आधा, 2 गुना, 4 गुना या 1/4? देखिए, यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P यहाँ पर विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति, V विभवांतर, विभवांतर, R प्रतिरोधकता। अब जब विद्युत यहाँ पर आपको दिया गया है विभवांतर को आधा कर दिया जाए, तो देखिए अगर मैं V डैश जो है वह होगा, विभवांतर को मैंने आधा कर दिया है तो V डैश इतना हो जाएगा। अब हमारे पास जो अम, बनेगा नया P डैश वह होगा V डैश अपॉन R। और V डैश मेरे पास था इसका स्क्वायर अपॉन आर, ये मेरे पास है V/2 इसका स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि V स्क्वायर अपॉन 4R, यानी कि 1/4 V स्क्वायर अपॉन आर। ये V स्क्वायर अपॉन आर आपको मालूम है कि ये P था, तो इसका मतलब आपका नया जो P डैश है दैट विल बी P/4 और दैट विल बी 1/4 इंटू P, यानी कि 1/4 पिछले वाले विद्युत शक्ति का। ऑप्शन सी, डी। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 67। वीसी सुरेश को किस खेल के योगदान के लिए वर्ष 2022 का ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि प्राप्त हुआ? हॉकी, वॉलीबॉल, कबड्डी या टेबल टेनिस? उन्हें यह पुरस्कार कबड्डी के लिए प्राप्त हुआ था।
श्री बी.एस. सुरेश को कबड्डी के खेल में उनके योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला। खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों की जीवन भर की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1928, 32, 1932, 1936 भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। यह पुरस्कार 2002 में उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था, जिन्होंने सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने के लिए योगदान दिया है। श्री बी.सी. सुरेश को 2022 में खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। कबड्डी के लिए ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। 68 क्वेश्चन अगला। लिटमैन विलियन एक बैंगनी डाई है जो लाइकेन से निकाला जाता है, जो कि डैश खंड से संबंधित एक पौधा है। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी थैलोफाइटा इस प्रश्न का सही उत्तर। लिटमस घोल एक बैंगनी डाई है जिसे लाइकेन से निकाला जाता है, जो थैलोफाइटा खंड से संबंधित एक पौधा है और आमतौर पर एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। जब लिटमस का घोल ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, इसका रंग बैंगनी होता है। लिटमस का मुख्य उपयोग यह परीक्षण करना है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय, क्योंकि नीला लिटमस पेपर अम्लीय परिस्थितियों में लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर क्षारीय या क्षारीय परिस्थितियों में नीला हो जाता है। न्यूट्रल लिटमस पेपर बैंगनी ही रहता है। ऑप्शन सी थैलोफाइटा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे चलने से पहले इन बाकियों को भी देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म जो ऑप्शन दी गई है, जिम्नोस्पर्म में एक अच्छी तरह से विभेदित पौधे का शरीर और सांवनी ऊतक होता है। वे नग्न बीज धारण करते हैं, अर्थात बीज के फल के भीतर संलग्न नहीं करते हैं। टेरोफाइटा टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा में जड़, तना और पत्तियों में एक अच्छी तरीके से विभेदित शरीर पौधे का शरीर होता है। ब्रायोफाइटा, इसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। पौधे के शरीर में जड़ जैसी, तना जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। ऑप्शन सी थैलोफाइटा इस प्रश्न का उत्तर है। 69 क्वेश्चन। कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या माही। ऑप्शन डी माही इस प्रश्न का सही उत्तर है। माही नदी मध्य प्रदेश से बहती और राजस्थान और गुजरात राज्यों से बहने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। यह नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। नर्मदा नदी की बात करें तो यह बड़ी पश्चिम बहने वाली नदी है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। ताप्ती नदी, यह मध्य भारत की एक नदी है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और अरब सागर में जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला में सिंगारचौर चोटी पर स्थित है। यह यमुना नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 70। अलवर संतों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु है इस प्रश्न का सही उत्तर। अलवर संत तमिलनाडु के प्रसिद्ध तमिल कवि संत थे। अलवर संतों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्र तमिलनाडु से हुई थी। माना जाता है कि वह 42 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच रहे थे। अलवर शब्द का अर्थ है वह जो भगवान के अनुभव में निमग्न है। उन्होंने लगभग 4000 तमिल छंदों की रचना की। अलवर संतों ने अपने स्वयं के रचित गीतों के स्थान भगवान विष्णु और उनके अवतार कृष्ण की भी प्रशंसा की। 12 अलवर हैं, उनमें से केवल श्री अंडाल ही एक महिला है। ऑप्शन डी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है 71। इनमें से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? कुमारगुप्त, धर्मपाल,
गोपाल या रामपाल? सही उत्तर ऑप्शन ए कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यह बौद्ध शिक्षण का एक केंद्र है। इसे अ, अख्ती यारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया था। धर्मपाल, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। वह बौद्ध शिक्षण का एक केंद्र था। सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। गोपाल, उन्नतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल ने करवाया था। रामपाल, जगदला महाविहार की स्थापना रामपाल ने की थी। हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुमार गुप्त है। आगे 72 क्वेश्चन, यदि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब दिया गया है ए का 80% बी है, बी का अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए का 80% बराबर है बी का 50% के, और बी बराबर है ए का x% के। अब आपने x का मान ज्ञात करना है इस प्रश्न में। चलिए, यहाँ पर आपको पहले दिया हुआ है a का 80%, यह बराबर है b का 50% के। तो ये कटेंगे, ये और ये कटेंगे, यानी कि 8a जो वह है वो बराबर है 5b के, यानी कि 8/5 a बराबर है b के, यानी कि यह बराबर है 1.6 a के। अब दिया गया है कि b जो है वह a का x% है। आपके पास अभी यहाँ पर आया b बराबर है 1.61 के। अब इसको अगर मैं प्रतिशत में लेने जाऊं तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मैंने अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। एक कटेगा 160 प्रतिशत, यानी कि b बराबर है 160, a का 160%। तो यह आपका x था, यानी कि x जो है वह 160% है। ऑप्शन सी। 73rd क्वेश्चन अगला। सूचना का अधिकार आरटीआई पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? 2003, 2004, 5 या 6? सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 में वर्ष में पेश किया गया था। सूचना का अधिकार एक उपकरण है जिसके साथ भारत में प्रत्येक व्यक्ति ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। भारत ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की पहल की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है। यह कार्मिक और परीक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा की गई पहल है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और सही मायने में लोगों को जरूरतों को पूरा करवाना है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला स्वीडन पहला देश था। इस प्रश्न का उत्तर 2005 ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में कौन सा देश 2022 में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? भारत, चीन, रूस या मलेशिया? जी, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत है। भारत दुनिया में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातकान बनकर उभरा है। भारत में अप्रैल अक्टूबर 2020-21 के दौरान अप्रैल से अक्टूबर 2020 से 21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के मूल्य के साथ 1,23,000 मेट्रिक
टन से अधिक की ककड़ी और खीरा निर्यात किया है। खीरा वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस और चीन सहित 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्रिश्चियन हाइगेन्स, गिलिएलो गैलीली या जकारियास जैनसन। ऑप्शन बी क्रिश्चियन हाइगेन्स इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेन्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1678 में हाइगेन्स ने प्रस्तावित किया कि हर बिंदु जो कि एक चमत्कार अवरोध से टकराती है गोलाकार तरंग के स्त्रोत्र में बदल जाती है। द्वितीयक तरंगों का योग जो विक्षोभ का परिणाम है यह निर्धारित करता है कि कई तरंग किसी रूप में की नई तरंग किस रूप में होती है। प्रकाश में इस सिद्धांत को हाइगेन्स सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। हाइगेन्स सिद्धांत ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है 76 क्वेश्चन। धार्मिक संस्कारों में संबंधित वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पिछले एक आपके 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन सेम आपको आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है यजुर्वेद। वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पूजा ज्ञान का अर्थ है यजुर्वेद का अर्थ है पूजा ज्ञान। यजुर्वेद 1100 से 800 ईसा में वर्णित है और सामदेव में भी इसके समान है। यह अनुष्ठान अर्पण मंत्रों का संकलन करता है। यह मंत्र पुजारी द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के साथ पेश किए जाते थे जो एक अनुष्ठान करता था। ज्यादातर मामलों में यज्ञ अग्नि। इसके 2 प्रकार हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण यजुर्वेद में छंदों का एक अव्यवस्थित अस्पष्ट प्रेरक संग्रह है। शुक्ल यजुर्वेद में श्लोकों को व्यवस्थित और स्पष्ट किया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यजुर्वेद। आगे 77 क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने पुरुष आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीती थी? शुभमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा या विराट कोहली? यह जीती थी शुभमन गिल ने। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कप चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ हुआ था। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर 20 क्रिकेट लीग का 16वां संस्करण था। ऑरेंज कैप खिताब विजेता शुभमन गिल गुजरात टाइटंस ने जीती थी जिनके कुल रन 890 थे। पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस जिन्होंने कुल 28 विकेट लिए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे 78 क्वेश्चन। जय हिंद अभिवादन किसने शुरू किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? यह शुरू किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का अभिवादन शुरू किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 22 जून 1939 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, जिन्होंने 29 अप्रैल को मोहनदास के गांधी द्वारा सत्ता से बाहर किए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस और सरदुल सिंह कविश क्रमशः पार्टी के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। इसने 20 से 22 जून 1940 में नागपुर में अपना पहला सम्मेलन आयोजित किया, जहां इसने भारतीय को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का इसका अपना अखबार भी था।
ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। 79 क्वेश्चन अगला, जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड का संवेग क्या है? यह समान रहता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ घटता है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊंचाई में वृद्धि के साथ यह घटता है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाती है और किसी बिंदु पर जाकर रुक जाती है, अतः वेग कम होता रहता है जब तक यह शून्य पर नहीं पहुंच जाता। संवेग P इज इक्वल टू एम वी, जहां पर m जो है वह वस्तु का द्रव्यमान और v उसका वेग है। अतः संवेग है। अतः संवेग घटता रहता है, जब वेग शून्य पर पहुंचता है तो वह भी शून्य, जब वेग यानी कि वेलोसिटी आपकी शून्य हो जाती है तब संवेग भी शून्य हो जाता है, जिसको देखते हुए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आगे है प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा नमस्ते योजना का सही विस्तार है? ऑप्शन ए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन फॉर मैनुअल सैनिटेशन इकोसिस्टम, नेशनल एक्शन फॉर मेंटेनिंग सैनिटेशन एनवायरनमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते यंत्रीकृत स्वच्छता परिस्थिति तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन सिस्टम इकोसिस्टम है। इसे 2022 में आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। केंद्रीय बजट 2023-24 ने नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 81, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में एक हॉर्स पावर का विद्युत समतुल्य डैश के बराबर होता है। 717 वॉट, 746 वॉट, 756 वॉट, 776 वॉट। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 746 वॉट। अश्व शक्ति एक इंजन की शक्ति की एक लोकप्रिय अत्युत्तम इकाई है। इसे किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा प्रति इकाई समय पर किए जाने वाले कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। असशक्ति के इस शब्द का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। यह शक्ति की एक इकाई जो मशीन की शक्ति की तुलना घोड़े की मांसपेशियों की शक्ति से करता है। पहले के दिनों में इसका उपयोग भाप इंजन की शक्ति मापने के लिए किया जाता था। इसकी तुलना खींचने वाले घोड़े की शक्ति से की जाती थी, लेकिन बाद में इसके उपयोग को विभिन्न प्रकार से पिस्टन इंजन, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, टाइबन और अन्य मशीनरी तक विस्तारित किया गया। 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड की एक यांत्रिक अश्वशक्ति 550 फुट पाउंड प्रति सेकंड की एक यांत्रिक अश्वशक्ति 745.7 वॉट के बराबर होती है। यानी कि एक हॉर्स पावर 550 फुट पाउंड प्रति सेकेंड। एक पाउंड 4044822 न्यूटन के, एक फुट बराबर है 0.30418 मीटर के, और एक हॉर्स पावर बराबर है 4.4482 गुना इसके। तो एक हॉर्स पावर आपका इसको सॉल्व करने पर आएगा बराबर 745.69 न्यूटन मीटर
प्रति सेकेंड, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 746 वाट के, जिसको देखते हुए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। आगे है 82 क्वेश्चन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर, प्रवीण सूद, मनोज सोनी, रश्मि शुक्ला। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रवनीत कौर। रवनीत कौर को मई 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने 1988 की पंजाब कैडर की IAS अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वह वर्तमान में चंडीगढ़ में राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त हैं। संगीता वर्मा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। 15 मई के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो कि पहले हो, तक होगी। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का उत्तर। आगे 83rd क्वेश्चन। 18 वोल्ट की बैटरी पर कार्य करने वाला एक प्रकाश बल्ब 3 एम्पेयर की धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? काफी आसान क्वेश्चन है। आपको ओम का नियम याद होगा। ओम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं के बीच एक सुचालक के माध्यम में धारा, यानी कि आई दैट इज करंट, दो बिंदुओं की वोल्टता के समानुपाती होती है और इसके बीच का प्रतिरोध R इस प्रकार दिया जाता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ पर R ओम में प्रतिरोध, V वोल्टता, V में, और ये धारा एम्पेयर में। इसके द्वारा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यह आपको धारा दी गई है I, यहाँ पर I है 3 एम्पेयर, वोल्ट है 18। तो आपने ज्ञात करना है रेजिस्टेंस। तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस बराबर होती है V अपॉन I के, यानी कि 18/3, यानी कि 6 ओम के। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 ओम, ऑप्शन ए। आगे है 84th क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1992, 1991, 1993 या 1994? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना न्यायिक और संवैधानिक परिवर्तनों के माध्यम से भारतीय महिलाओं के लिए एक समान और न्यायपूर्ण जीवन स्तर स्थापित करने के लक्ष्य से की गई थी। 31 जनवरी 1992 को पहला आयोग स्थापित किया गया था, जिसकी जयंती पटनायक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले पुरुष सदस्य IAS आलोक रावत NCW हैं। उनके चयन ने निकाय के 5 सदस्यों में चौथे स्थान पर कब्जा किया। इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री रेखा शर्मा है। सितंबर 2018 में उन्होंने ललिता कुमार मंगलम को नए अध्यक्ष के रूप में स्थान दिया। ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर A, B, C को चुनिए। यदि वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है तो आप डी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए वाक्य ये पढ़ते हैं। एक भिखारिनी घर के बाहर खड़ी है या कोई भी त्रुटि नहीं है। अगर इसको पढ़ रहे हैं तो एक भिखारिनी, ये गलत है। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन ए, एक भिखारिणी के स्थान पर एक भिखारिन आना चाहिए था। एक भिखारिन घर के बाहर खड़ी है, इसको देखते हुए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे 86 क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? BR अंबेडकर, BN राव, MN रॉय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इस प्रश्न का सही उत्तर है एम.एन. रॉय। भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार डॉक्टर एम.एन. माफ कीजिए, डॉक्टर नहीं, एम.एन. रॉय ने दिया था। संविधान सभा का विचार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया है। कैबिनेट मिशन 1946 संविधान के साथ-साथ एक अंतरिम सरकार गठित करने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की गई। संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। सभा ने मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था, जिसको देखते हुए ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयुक्त? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। नव निर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को आमतौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति स्वयं लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी वक्ता होता है, जो आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के अलावा उस बैठक की अध्यक्षता करता है जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जैसा कि संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, अंतिम लोकसभा का अध्यक्ष नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले अपना पद खाली कर देता है। तो ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 88। वह तापमान जिस पर ठोस वायुमंडलीय दबाव पर द्रव्य बनने के लिए पिघलता है, इसका गलनांक कहलाता है। तो ठोस का गलनांक क्या दर्शाता है? आकर्षण के अंतर आणविक बल की दृढ़ता, अपकर्षण के अंतर आणविक बल की दृढ़ता, आणविक द्रव्यमान या आणविक आकार? इस प्रश्न का सही उत्तर है आकर्षण के अंतर आणविक बल की दृढ़ता, ऑप्शन ए। ठोस के द्रव्य तक अवस्था के परिवर्तन की प्रक्रिया विगलन कहलाता है। वह तापमान जिस पर द्रव्य पिघलना शुरू करता है उसे ठोस का गलनांक कहा जाता है। वायुमंडल दबाव पर एक पदार्थ के गलनांक को सामान्य गलनांक कहा जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ठोस के गलनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर ठोस एक वायुमंडल के बाहरी दबाव के तहत इसके द्रव्य के साथ समतुल्यता में मौजूद होता है। ठोस में अणुओं के बीच आकर्षण का बल बहुत अधिक होता है और अणु ठोस के अंदर उनकी स्थिति में लगभग निर्दिष्ट होते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ठोस अवस्था द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इसलिए अणुओं के बीच का आकर्षण का बल भी कमजोर हो जाता है और अणु द्रव्य के आयतन के अंदर मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, हालांकि वह सतह के बाहर आने में सक्षम नहीं होते हैं। गलनांक अणुओं के बीच आकर्षण के अंतरा आणविक बल पर भी निर्भर करता है। जब ठोस पिघलता है तो इसके अणु मजबूत आणविक आकर्षण के विरुद्ध एक दूसरे के से दूर गति करते हैं। इसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति बाहर से की जानी चाहिए। अतः एक दिए गए निकाय की आंतरिक ऊर्जा ठोस चरण की तुलना में द्रव्य चरण से अधिक होती है। उसी प्रकार वाष्प चरण में दिए गए निकाय की आंतरिक ऊर्जा द्रव्य चरण की तुलना में अधिक होगी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे है 89 क्वेश्चन। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, अग्निमित्र या पुष्यमित्र? पुष्यमित्र इस प्रश्न का सही उत्तर। शंगु माफ कीजिए, शुंग राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसे मौर्य वंश के बाद शासन किया। उन्होंने 184 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। इनकी स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। 10 शुंग शासन थे। पुष्यमित्र पिछले मौर्य सम्राट विराहद्रता का कमांडर था। पुष्यमित्र ने अंतिम सम्राट बृहदत्ता को मार डाला और पूरे मगध पर कब्जा कर लिया। मगध के मौर्य वंश के पहले शासक का नाम भी बृहदत्त था और अंतिम शासक का नाम भी बृहदत्त था।
ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। 90 क्वेश्चन अगला, समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति, नियति का समानार्थ शब्द आपने निकालना है। आपके ऑप्शंस हैं चरित्र, सभा, स्वभाव, कर्म या भाग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नियति, भाग्य। चलिए इनको देखते हैं। नियति का आपका जो शब्द होता है, नियति का अर्थ होता है भाग्य, किस्मत। प्रश्न नंबर 91, इन प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि है तो उस भाग का चयन करें, अन्यथा डी ऑप्शन का चयन करें। घोड़ा गाड़ी सड़क ऊपर दौड़ रही थी, कोई भी त्रुटि नहीं। यहाँ पर सड़क ऊपर, इसमें त्रुटि है, इस भाग में त्रुटि है। सड़क ऊपर की जगह पर सड़क के ऊपर आना चाहिए था। सड़क के ऊपर, यह सही होगा। घोड़ा गाड़ी सड़क के ऊपर दौड़ रही थी, वह लगभग दौड़ रहा है। इसके अनुसार यहाँ पर जो शुद्ध जैसे मैं कुछ अशुद्ध वाक्य की बात कर रही हूँ, शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका, वह दौड़ रहा है। हम सब परस्पर आपस में बराबर हैं, हम सब आपस में बराबर हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो इसी प्रकार सड़क ऊपर, पहले तो ये छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी और बीच में के को ऐड किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे 92 क्वेश्चन, हमारे शरीर का कौन सा अंग पेप्सिन का रिसाव करता है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि या आमाशय। प्रश्न का सही उत्तर आमाशय, ऑप्शन डी। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर मुख्य कोशिकाएं पेप्सिन का रिसाव करती हैं। यह प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। आमाशय भोजन के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। यह पाचन में सहायता करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिसाव करता है। यकृत, इसकी बात करें तो यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह पित्त का रिसाव करता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाता है। अग्नाशय, यह मानव शरीर की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह इंसुलिन का रिसाव करता है, जिसकी कमी से मधुमेह होता है और अधिकता से हाइपर हाइपरग्लिसेमिया होता है। थायराइड ग्रंथि, यह थायराइड हार्मोन का रिसाव करता है और शरीर के उपापचयी, मांसपेशियों और पाचन क्रिया, मस्तिष्क के विकास, हड्डियों के अनुरक्षण को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी आमाशय है। आगे 93 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब। आई डैश विन द रेस। आई डू विन द रेस, नहीं। डू बिल्कुल भी इसमें फिट नहीं बैठता। आई डू विन द रेस, आई मस्ट विन द रेस, मुझे यह रेस जीतनी है, हर हाल में जीतनी है। आई मस्ट बिल्कुल ठीक लग रहा है। आई डज नॉट, नहीं। आई के साथ डज तो उपयोग ही नहीं होता और आई के साथ हैज भी उपयोग नहीं होता। आई के साथ हैव का उपयोग किया जाता है। इसको देखते हुए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। 94th क्वेश्चन अगला, एक मोबाइल फोन चार्जर डैश है, एक इन्वर्टर है, एक यूपीएस है, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर है या एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। यह एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। मोबाइल फोन चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। मोबाइल फोन चार्जर 220 वोल्ट के इनपुट को लगभग 5 वोल्ट से कम करने वाले आउटपुट वोल्टेज में बदलने के लिए एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। एक ट्रांसफार्मर में कॉपर वाइंडिंग होती है। यह द्वितीयक कुंडल में प्राथमिक कुंडल की तुलना में अधिक मोड़ है और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से बड़ा होता है। एक मोबाइल बैटरी चार्जर एक प्रकार की बिजली आपूर्ति है, जिसे स्विच्ड मोड शक्ति आपूर्ति कहा जाता है। एक बैटरी को स्थिर वोल्टेज और अस्थिर विद्युत धारा प्रदान करता है। इसे प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वह आमतौर पर वोल्टेज 5 वोल्ट डीसी और विद्युत धारा 0.5 एम्पियर या 1 एम्पियर है, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 95, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले या गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने 12 जून 1905 को पुणे, महाराष्ट्र में
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया। यह समाज राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक संगठन से दूर रहने का विकल्प चुनता है। इस समाज में नेता और सदस्य मुख्य रूप से भारतीय थे। स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा को बढ़ावा देने, भेदभाव और गरीबी, महिलाओं पर अत्याचार, घरेलू शोषण से लड़ने के लिए कई अभियान सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा आयोजित किए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। आगे प्रश्न नंबर 96, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? 3, 4A, 5 या 6? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 4A है। भारतीय संविधान ने इसे देश के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं, इसलिए सभी को अपने संविधान और देश की रक्षा करनी चाहिए। मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को निभाने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह एक व्यक्ति का अधिकार है यदि वह मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहता है। मौलिक कर्तव्यों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। इसे भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यह भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत बताई गई संख्या में 11वें नंबर पर है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का उत्तर। आगे 97 क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट .2H2O, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट .12H2O ही है। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है, कैल्शियम फॉस्फेट भी नहीं है और ये भी नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को लगभग 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ऐसे तापमान पर गर्म होने पर जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट .12H2O है। यह नाम पेरिस के मोंट मार्ट्रे पहाड़ी में जिप्सम की प्रचुर मात्रा होने के कारण लिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे है प्रश्न नंबर 98, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट के लिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 मिनट के लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगले 90 मिनट के लिए यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी होगी? यहाँ पर आपको तीन चीजें दी गई हैं। पहली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट के लिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 50 मिनट के लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 90 मिनट के लिए वह यात्रा करती हैं। तो अगर मैं इसको, ये क्योंकि यहाँ पर घंटे और यहाँ पर मिनट है, तो अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये हो जाएगा 40/60 यानी कि 2/3 घंटे, 50/60 यानी कि 5/6 घंटे, 90/60 यानी कि 9/6 यानी कि 3/2 घंटे। तो यात्रा की कुल दूरी यहाँ पर दूरी होगी गति इंटू समय, 80/3 किलोमीटर। यहाँ पर भी गति गुना समय, 45 गुना 5/6, जो कि तकरीबन आपका होगा, ये 15 से जाएगा और यह 2 से, यानी कि 75/2 किलोमीटर। और यहाँ पर 60 गुना 3/2, ये 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी होगी 80/3 जमा 75/2 जमा 90, जिसको हल करने पर आपके पास आएगा 160 जमा 225 जमा 540, यह बराबर होगा 925/6 किलोमीटर के। अब यहाँ पर कुल समय उसको कितना लगा है, वह है 2/3 जमा 5/6 जमा 3/2, जो कि रहेगा 6, 4, 5 और 9, यानी कि 3
घंटे। अब औसत गति बराबर होगी कुल दूरी भाग कुल समय के। दूरी है 925 बटा 6 भाग समय है 3, तो 925 बटा 6, ये जिसका आएगा 925 बटा 18, जो कि आपका रहेगा 51.7 बटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे है प्रश्न नंबर 99। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम, अशोक, राजा राजा चोल प्रथम या राजा देवराय द्वितीय? प्रश्न का सही उत्तर नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्व गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित 13वीं शताब्दी की संरचना है। मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किया था। चोल राजवंश के राजा राजा चोल प्रथम ने तमिलनाडु के तंजावुर में बृहद्वेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय ने हम्पी कर्नाटक में विट्ठल मंदिर का निर्माण किया था। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नरसिंह देव प्रथम। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पेपर के। निम्नलिखित में से किस समझौते संधि के बाद सभी औपचारिक और प्रभावी अधिकार पेशवा को दे दिए गए थे? सूरत की संधि, सांगोला समझौता, सालबाई की संधि या राजपुर घाट की संधि? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सांगोला समझौता। 1750 में साहू और उनके पेशवा के बीच में एक संवैधानिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे सांगोला समझौते के रूप में जाना जाता है। सांगोला समझौते के अनुसार सभी प्रभावी और औपचारिक अधिकार पेशवा को दे दिए गए थे। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ब्रिटिश सेनाओं के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत उन्होंने अंग्रेजों को मराठाओं पर सीधा हमला करने के लिए आमंत्रित किया। सालबाई की संधि, इस संधि के अनुसार ब्रिटिश और मराठा बल भावी 20 वर्षों तक एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं करने के लिए सहमत हुए थे। राजपुर घाट की संधि, यह संधि यशवंतराव होलकर ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार प्रमुख मराठा क्षेत्रों में ब्रिटिश दलों को सौंप दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अपना ये पेपर बिहार पुलिस कांस्टेबल 1 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 1 हिंदी मीडियम का कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं भी आए हैं तो आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स और इनकी डिटेल सोल्यूशंस मिल जाएंगे। अच्छी तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग हाई, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। बाय।